9th के फिजिक्स का ये ग्रेविटेशन पार्ट 31। यहाँ से तुम लोगों को कंसेप्ट मिलना शुरू होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत का। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का बेस है। तो इस पर पहले उत्प्लावकता बुयांसी क्या चीज़ है इसको समझने से पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकल बात को महसूस करो। जैसे किसी कुएं में रस्सी बांध करके बाल्टी में कुएं में से पानी निकालो तो दिमाग लगाओ, जिस समय ये पानी से भरी हुई बाल्टी पानी के नीचे रहता है तो ऊपर से खींचने वाला को लगता है जो हल्की है बाल्टी, जबकि उसमें ऑलरेडी पानी भरा रहता है। ज्यों ही ये पानी से भरी हुई बाल्टी पानी के सतह से ऊपर की ओर हम लोग खींचने लगते हैं तब वह हमें भारी लगने लगती है। ऐसा फील किया है, समझा? या कुएं वाली बात छोड़ो तो तालाब या किसी नदी में से ही एक बाल्टी पूरा पानी में डुबा दो, पानी का सतह है उससे नीचे बाल्टी को थोड़ा सा डुबा दो। थोड़ा मतलब पानी भी भर जाए, पानी के सतह से 1-8 मीटर नीचे रहे या मान लो इतना 6 इंच नीचे रहे, तो तुमको उस समय बाल्टी हल्का महसूस होगा। जब तक ये पानी में रहेगा, पानी से मान लो यहाँ बाल्टी है, यहाँ तक पानी है तो ऊपर से खींचने वाला यहाँ तक जो ले जाएगा तो उसको बाल्टी हल्की ही महसूस होगी, जबकि ऑलरेडी पानी में बाल्टी डूबी हुई है। इसका अर्थ हुआ बाल्टी में पानी है, तब ये हल्की महसूस होगी। और ज्यों ही पानी के सतह से ऊपर लाओगे, ज्यों कंप्लीटली जब पानी के सतह के ऊपर भरी हुई बाल्टी आ जाएगा तब तुमको भारी लगने लगेगा। ऐसा प्रैक्टिकल करके देख लेना। दूसरी बात, पानी में तैरे हो कभी? डुबकी लगा करके पानी में तैरोगे तो ऐसा लगेगा जो ऊपर की ओर हम लोग फेंका रहे हैं, यानी ऊपर की ओर उछाल मार रहे हैं स्वतः। नीचे में एक सरल रेखा में तो डुबकी नहीं लगा सकते हो, और लगाओगे तो ऐसा फील करोगे जो कुछ ऊपर की ओर हम लोग फेंका रहे हैं, यानी उछाल आ रहा है, स्वतः आ रहा है। ऐसा होता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी भी द्रव में डूबे हुए बाल्टी पर ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। देखो खींचने वाला भी, जैसे ये कुआं है, मान लो ये मिट्टी का सतह है, ठीक है, ये कुआं है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के रस्सी से बाल्टी को, यहाँ पानी में डूबा हुआ बाल्टी है ये, इसमें डोर बंधी हुई है, तो इसमें भी पानी है, यहाँ तक पानी है। चलो अब इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये बाल्टी जब तक पानी के ऊपरी सतह तक आएगा तब तक हमें पानी भरे होने के बावजूद ये हल्की महसूस होगी, समझा? और ज्यों ही ये ऊपर होने लगेगा त्यों त्यों भारी लगने लगेगा, और पूर्ण रूप से ये बाल्टी ऐसे हो जाएगा, पानी के सतह पर आ जाएगा, तब जो ऊपर खींचेंगे तो पूरा भारी लगेगा, यानी मैक्सिमम। तो पानी के भीतर ये क्यों नहीं हमें भारी लग रहा था, क्यों हल्का लग रहा था? तो इसका अर्थ है हम लोग ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो ये बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो यहाँ से ज़्यादा भारी लग रहा है। इससे पहले जब तक ये पानी में पूर्ण रूप से डूबी हुई थी बाल्टी, तब ये कम भारी लग रहा था, जबकि बल हम मान कर चलो 20 न्यूटन बल लगा रहे हैं, 20 न्यूटन बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तो ये बल यहीं से लग रहा है, यहीं से बाल्टी को खींच रहे हैं, लेकिन जब तक ये भरी हुई बाल्टी पानी के अंदर है तो हमें 20 न्यूटन बल नहीं लगाना पड़ता है, कम बल लगाना पड़ता है। कम बल लगा करके ये यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ आ जाता है बाल्टी तब हमें ये 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। यहाँ भी भरी हुई है, यहाँ भी भरी हुई है,
तो यहाँ हमको यहाँ से यहाँ तक आने में कम बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब 20 न्यूटन से छोटा बल लगाना पड़ता है ना। मान लो F1 बल लगाना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक आने में, और जब ऊपर आता है तो F2 बल लगाना पड़ता है। ये है 20 न्यूटन, ये अधिक बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब F1 से F2 बड़ा है। तो यही बाल्टी भरी हुई द्रव के भीतर है, तो इसका अर्थ है इस पर ऊपर की ओर एक बल इस द्रव के द्वारा बाल्टी जब तक डूबी हुई रहती है तब तक बाल्टी इस द्रव का एक ऐसा कैरेक्टर है, गुण है जिसके चलते ये ऊपर की ओर इस बाल्टी पर कुछ बल लगा रही है। मान लो 5 न्यूटन का बल लगा रही है, तो 5 न्यूटन का बल द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जा रहा है और 15 न्यूटन हम लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, रस्सी खींचने वाले के द्वारा। जब फिर यहाँ पर द्रव से जस्ट ऊपर आता है तब हमें 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। तो द्रव के द्वारा जब द्रव के भीतर कोई पिंड डूबा हुआ होता है तो इसका अर्थ है उस पिंड पर उस द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, और यही बल जो है 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन के बराबर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। तो इसके कारण इसके भार में कमी आएगी। W बराबर mg। देखो W बराबर क्या होता है mg। m तो कहीं नहीं बदलता है, नहीं न बदलता है। इसका मतलब g का मान घटेगा कि बढ़ेगा, बोलो। जी का मान। अरे बल क्या है, सॉरी भार किसको कहते हैं, पीछे चैप्टर में ये सब पढ़ाया है ना। पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी बल को भार कहते हैं, उस पिंड का भार कहते हैं। तो भार एक प्रकार का फोर्स है, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर। तो कितना होता है, तो mg होता है ना। और देखो बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर ma। तो m तो समान है, ये ऊपर पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जब कोई पिंड गिरता है तो a के बदला g लिखाता है। तो इसका मतलब ये फोर्स जो है ये भार जो है, वेट एक प्रकार का फोर्स ही ना है, इसको किलोग्राम भार बोला जाता है, इसका यूनिट है। तो भार एक प्रकार का बल है। तो जिस समय हम लोग इसको ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं तो उस समय इसके हम लोगों के द्वारा लगाए गए बल में कमी आ जाती है, यानी एक इसके भार में कमी आ जाती है, आभास होता है जो इसके भार में कुछ कमी आ गई है। और किसी भी द्रव के द्वारा जब इसमें कोई पिंड डूबा रहता है उस द्रव के द्वारा उस पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिस बल को कहते हैं उत्प्लावकता। समझा। ये तुमको तरल पदार्थ के लिए ये उत्प्लावकता है, यानी तरल पदार्थ का अर्थ हो गया द्रव एवं गैस, दोनों को हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। तो ये द्रव के लिए भी सही है। कल्पना करो ये गैस का पूरा ये कुआं है, यहाँ तक गैस है, ऊपर नहीं भाग रहा है, चलो भारी गैस है। तो इसमें भी अगर हम लोग बाल्टी डुबाएंगे तो सेम कहानी होगी। यानी यह उत्प्लावकता जो है द्रव एवं गैस यानी तरल पदार्थ के लिए काम करता है। तो उत्प्लावकता का क्या परिभाषा हो गया, किसी भी द्रव में डूबे हुए पिंड पर उस द्रव के द्वारा उस पिंड पर ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है उसी बल को कहते हैं बुयांसी, उत्प्लावकता। समझ गया। और इस बल के लगने को हम लोग उत्प्लावन कहते हैं। इस बल के लगने को, हाँ, उस पिंड पर जो लगता है जो बल, तो उसका नाम है उत्प्लावन। समझ गया। तो उत्प्लावकता एक प्रकार का फोर्स है जो किसके द्वारा लगाया जाता है, द्रव या गैस के द्वारा। किस स्थिति में,
जब वह इसके भीतर पूर्ण रूप से या तो डूबा हुआ हो या आंशिक रूप से भी डूबा हुआ हो। बाल्टी तुमको इस पोजीशन में लाएंगे जो आधी आधी डूबी हुई है, आधा ऊपर है, तो लगेगा थोड़ा सा अधिक बल हम लोग लगा रहे हैं जब डूबा हुआ था उससे। जब पूरी ऊपर आ जाएगा तो 100% हम लोग को सबसे ज़्यादा बल लगाना होगा, मैक्सिमम। तो इसके भीतर कम बल क्यों, मतलब हम जब तक पानी के भीतर है तो हम लोग के द्वारा जो ये प्रयास किया जाता है ऊपर की ओर खींचने का, तो हम लोग पानी के भीतर ऐसा लगता है जो इसके भार में कुछ कमी आ गई है, भार से भारी, यानी भारी नहीं है, यानी भार में कमी आ गई है। तो ये कमी क्यों आती है, तो इस द्रव के द्वारा ऊपर की ओर डूबे हुए पिंड, चाहे ये पूर्ण रूप से डूबा हो या आंशिक रूप से, ऊपर की ओर उस द्रव के द्वारा जो उस पिंड पर बल लगाया जाता है उसी पिंड को उत्प्लावकता कहते हैं और इस क्रिया को उत्प्लावन कहते हैं। समझ गया? तो लिखे डिफिनीशन जो लिखे हैं उसको देखो। किसी तरल पदार्थ का मतलब द्रव एवं गैस, ठीक है, कोष्ठ में लिख दिए। किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए पिंड पर उस द्रव या गैस के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिस बल को उस पिंड पर उस द्रव की उत्प्लावकता कहते हैं। यहाँ तक समझ गया? और उस पिंड पर इस बल के लगने को उत्प्लावन कहते हैं। जैसे इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक नाव जल में उत्प्लावन कर रहा है, यानी उस पर उत्प्लावकता लग रहा है, ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। तो कोई भी तैरती हुई पिंड के बारे में हम लोग कह सकते हैं ये पिंड उत्प्लावन कर रहा है, इसका मतलब उस पर उत्प्लावकता लग रहा है, ऊपर की ओर बल उस द्रव के द्वारा लग रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी बात होती है, इस उत्प्लावकता के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए पिंड के भार में एक आभासी कमी आती है। आभासी कमी का अर्थ समझा? नहीं। आभासी जैसे मान लो इमेजिनरी, आभासी मतलब आभासी कमी, ऐसा आभास होता है जो इसके भार में कमी आ गई है। भार मीन्स भारी, यानी उसमें उतना अभी भारी नहीं है। जब तक ये जल में डूबा हुआ है बाल्टी, तब तक उतना भारी नहीं लगता है, ऐसा आभास होता है। वास्तव में पानी के ऊपर जब लाते हैं और खींचते हैं तब प्रतीत होता है, यानी ये तो भारी है, लेकिन जल के भीतर क्यों नहीं भारी लग रहा था। तो उसके भार में, भार समान है लेकिन एक आभासी कमी आती है। भार देखो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है नहीं जी। जैसे ये पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी भार की जो परिभाषा होती है इसका m, द्रव्यमान है m। तो पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उस बल को इस पिंड का भार कहते हैं। तो पृथ्वी का ये केंद्र है, तो अपने केंद्र की ओर पृथ्वी मान लो F बल लगाती है, तो जिस बल से किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को उस पिंड का भार कहते हैं। तो पृथ्वी मान लो F बल लगाई, तो इस पिंड पर लगाई m द्रव्यमान वाले पिंड पर, तो F बराबर ऐसे भी होता है ma, यहाँ a के बदले क्या हो जाएगा g। तो पृथ्वी इस पिंड पर कितना बल लगाती है उसका मान क्या है mg, है ना। तो मान लो इसी को कहेंगे हम लोग भार, इतना बल लगाती है, उसी बल को इस पिंड का भार कहेंगे, यानी इस पिंड का भार के लिए वेट यानी W बराबर हो गया mg। तो वास्तव में भार क्या है, एक प्रकार का फोर्स है ना। समझा इसको? मान लो ये 1 किलोग्राम का पिंड है, ये m का मान है 1 किलोग्राम। तो पृथ्वी
इस पिंड पर जो बल लगाती है अपने केंद्र की ओर, तो इस पिंड का वही भार कहलाएगा। जो बल लगाएगा तो कितना बल लगाती है, तो F बराबर ma। अब वैल्यू दो, m का मान 1 किलोग्राम हो गया, g का ये a के जगह g होगा, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अंक को अंक से गुना करो, 9.8 को 1 से गुना करेंगे 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो बराबर 9.8 न्यूटन हो गया। तो पृथ्वी कितना बल लगाई, 1 किलोग्राम के पिंड पर पृथ्वी 9.8 न्यूटन का बल लगाती है। इसीलिए और जो बल लगाती है उसी बल को इस पिंड का भार कहेंगे। तो इस पिंड का भार कितना हो गया, 9.8 न्यूटन। तो फोर्स, अब भार का यूनिट एक ही होता है, समझ गया। ये जो अब जैसे मान लो कहेंगे 1 किलोग्राम का पिंड है तो उसका भार क्या होगा, तो एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। जनरल यूनिट से ये SI यूनिट से हट करके है, ये तो SI यूनिट की बात हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, जैसे एक कोई व्यक्ति मान लो या कोई पिंड 1 किलोग्राम का है तो कह इसका भार कितना होगा, तो कहा जाएगा 1 किलोग्राम भार वाला, वेट वाला वह वस्तु है। किसी का द्रव्यमान मान लो 80 किलोग्राम है तो उसका भार कहा जाएगा 80 किलोग्राम भार वाला वस्तु है। भार मतलब वेट, WT, समझा। तो ये किलोग्राम भार तो ग्रेविटेशनल यूनिट हो गया। तो ये जो है उत्प्लावकता के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में एक आभासी कमी आती है। तो इसका अर्थ हुआ जैसे बाल्टी मान लो डूबी हुई है, भरी हुई बाल्टी, ये बाल्टी डूबी हुई है पानी के भीतर, मान लो चलो ये डूबी हुई अवस्था में है। तो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है इस द्रव के कारण, इस बल का नाम हो गया ऊपर की ओर जो द्रव के कारण, द्रव की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, इसके कारण अपने भीतर डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर बल लगाती है। चाहे पिंड आंशिक रूप से डूबा हो या पूर्ण रूप से, ऊपर की ओर जो बल लगाती है उसी बल का नाम है उत्प्लावकता। और इस उत्प्लावकता यानी ऊपर की ओर लगते हुए बल के कारण उसके भार में कैसे कमी आती है, तो भार W एक प्रकार का फोर्स है ना। तो जब तक ये पानी में है तो मान लो पानी के भीतर है तो उसके भार में कमी आती है। ये कमी क्यों आती है, तो इसको हम लोग रस्सी बांध दिए, ये धरातल पर से ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये कुआं है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो खींच रहे हैं तो ऊपर की ओर हम लोग एक बल लगाते हैं, तो इसका भार जितना भी हो, जितना पानी के भीतर भार है, यानी भार मीन्स भारी है, उतनी ही भारी पानी के ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन उसके भारीपन यानी भार में एक कमी आ जाती है। ये कमी क्यों आती है, तो देखो पानी ऊपर की ओर बल लगा रहा है। जैसे तुमको ऊपर की एक साइकिल वाला मान लो उधर जा रहा है, ठीक है, अपना पैडल देते हुए, मान लो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब पीछे से कोई धकेलने वाला है 20 न्यूटन का, तो उसकी गति तेज हो जाएगी। या उसको जो 50 न्यूटन बल लगाना पड़ रहा है, साइकिल सवार को इधर की ओर जा रहा है, पीछे से कोई 20 न्यूटन का बल लगातार लगावे, तब इसको 50 न्यूटन का बल नहीं लगाना होगा। 50 में से 30 घटाओ, 20 न्यूटन का बल लगाना होगा, तब उतनी ही गति से जाएगी, है ना। तो जिस दिशा में हम लोग बाल्टी को ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है ऊपर की ओर। एक सपोर्ट मिल गया ऊपर की ओर, मान लो हमको 50 न्यूटन का बल यहीं से लगाना है, लेकिन पानी के द्वारा ऊपर की ओर 10 न्यूटन का बल लगा दिया जाता है। 50 न्यूटन का बल लगा करके हम लोग इस बाल्टी को शुरू से यहाँ तक खींच सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन 50 न्यूटन में जब तक पानी में है, तो पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है 10 न्यूटन,
तो इसका मतलब 40 10 50 40 न्यूटन का बल हम लोगों को उस समय तक लगाना होगा जब तक ये पानी के भीतर में है। तो कम बल लगाना होगा, इसका मतलब ये कम भारी है पानी के भीतर, यानी उसके भार में एक कमी है। जो वास्तव में ऐसा आभास होता है, जो कमी है, आभासी भार कहेंगे इसको, ऐसा आभास होता है। क्यों? क्योंकि जो ही ये पानी के ऊपर आएगा तब द्रव के द्वारा बल नहीं लगाया जाएगा। अब हमको 40 के बदले ये 10 न्यूटन का बल जोड़ दो, यानी अधिक बल लगाना होगा। इसका मतलब ये अधिक भारी हो गया, भीतर में कम भारी था तो भीतर में इसका भार घट गया, तो उसके भार में एक आभासी कमी आई। यानी ऐसा आभास हो रहा है जो कमी तो है, लेकिन किसके कारण? ये जो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उसी के कारण। समझ रहा है? तो भार में क्यों कमी आती है? क्योंकि पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। हम लोग स्वयं ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, तो 2 ठो फोर्स यहाँ काम कर रहा है। जो ही ये पानी के ऊपर आएगा तो सिंगल हमारा फोर्स काम करेगा, क्योंकि हम इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब पानी के द्वारा लगाया गया बल का कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये भारी हो जाएगा। पहले था पानी ऊपर की ओर, हम लोग भी खींच रहे थे, तो एक ही दिशा में 2 बल काम कर रहा था। पानी के ऊपर आएगा तो पानी तो अब रहा नहीं, नीचे चला गया, तो ऊपर पूरी बल हम ही लोगों को लगाना होगा। तो बल अधिक लगाएंगे, इसका मतलब ये भारी हो गया है। पानी के भीतर जो भार था उससे ज़्यादा हो गया है। तो पानी के भीतर भार क्यों घटा? क्योंकि पानी के द्वारा ऊपर की ओर, द्रव के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया गया। समझ गया? तो तू लोग इसको यहाँ तक लिखो। इसके बाद जो है ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये दूसरा क्वेश्चन हम दे दिए हैं और अच्छा नॉलेज होगा, इसको जोड़ दिए हैं। और ये हो गया अब तीसरा क्वेश्चन। तो उत्प्लावकता के कारण वस्तु के भार में कमी आती है, इसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो ये स्टैंड है, समझा? इसमें ये हुक लगा हुआ है, इसमें कमानीदार तुला लटका दो। ये कमानीदार तुला है, ये है इसका संकेतक। ऊपर नीचे होगा तो इसका भार, ये एक कोई मान लो ठोस वस्तु है, ये ए, ये भी हो गया ए। ये ए जो है कोई ठोस वस्तु है, तो इसका हम लोग कमानीदार तुला पर भार ज्ञात करते हैं। तो इसका भार होता है पानी से बाहर ए का भार कुछ मान लेंगे, मान लो 20 किलोग्राम भार होता है। ठीक है? अब क्या करेंगे, इसी गुटका को हूबहू धीरे धीरे हम लोग, जैसे इसके नीचे में एक बर्तन रखेंगे, खाली बर्तन, और इस गुटका को इस बर्तन में लटका देंगे। इस बर्तन में ऊपर से पानी देंगे तो पानी भरता जाएगा धीरे 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 धीरे। मान लो जो जो पानी ऊपर की ओर जाएगा, थोड़ा सा इसके लेवल में आया, फिर ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो ये संकेतक जो है शो करता है उसके भार में कमी आने लगी, यानी ये नीचे है, ये ऊपर जाने लगेगा। यहाँ से 0 1 2 3 4 शुरू है, ऊपर से 0 पाठ्यांक शुरू है, 0 यहाँ से शुरू है। तो जब धीरे धीरे पानी इसके ऊपर चला जाएगा तब इसका भार देखोगे, इसके भार में अचानक कमी आती है। तो पानी के बाहर जो ये प्रयोग किए तब पिंड ए का भार कितना हुआ, तो मान लिए 20 किलोग्राम भार। और पानी के भीतर इस प्रयोग में पानी के भीतर ए का भार, इसमें देखना पाठ्यांक शो करता है, कमी आएगी। मान लो 16 किलोग्राम भार हुआ, 16 किलोग्राम भार, तो भार में कितनी कमी आई? इसलिए पानी के भीतर ए के भार में कमी, बोलो भार में कमी 20 - 16 किलोग्राम भार, यानी 4 किलोग्राम भार कमी आई। ये प्रयोग करोगे तो ऐसा ही पाओगे।
इससे आगे जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसके भार में कमी क्यों आती है, इसका भी कारण है, इसी पर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रयोग करोगे तो ऐसा पाओगे। पानी में पहले आंशिक रूप से डूबेगा, जब डूबना शुरू होगा तो भार में धीरे धीरे कमी आएगी। जब पूरा डूब जाएगा तो नीचे में जितना गहराई तक ले लो, पूरा डूब गया तो यहाँ पर रहे पूरा डूबने पर या यहाँ पर, तब भार में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं जो अधिक गहराई में देंगे तो भार में परिवर्तन होगा, सो बात नहीं है। बल्कि पूर्ण रूप से डूब जाने पर इसका भार अगर 16 किलोग्राम भार हुआ तो कितना भी नीचे ले जाएंगे इसको तो पर भी भार इतना ही रहेगा, 16 किलोग्राम भार। सिर्फ पूर्ण रूप से पानी में डूब जाए तब, और जितना गहराई में ले जाओ या ऊपरे रखो खाली डूबा रहे, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रयोग के द्वारा पता चलता है तो किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में कमी आती है, इस बात की जानकारी होती है सिर्फ। तो क्यों कमी आती है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत में। इसके बाद जैसे तुम लोगों को ये बच गया, द्रव में डूबी हुई वस्तु अपेक्षाकृत हल्की प्रतीत होती है, तो उसका भी इसी से संबंध है, ये अगले पार्ट में बतलाते हुए। और संभावना है आर्किमिडीज का सिद्धांत स्टार्ट हो जाएगा।